Dear participants, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Nadeem Sarwar. पाकिस्तान सोशल साइंसेस फोरम पे आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है ये डॉक्टर फहद अली साहब का रिसर्च पेपर है जो जर्नल सस्टेनेबिलिटी में अभी पब्लिश हुआ है और इसका टाइटल है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑफ चाइनीज मल्टीनेशनल द कंपैरिजन ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। डॉक्टर फहद की पीएचडी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना से और वहीं पे एक यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो मजीद वो अपना तारुफ खुद ही करवा देंगे। सो ओवर टू यू डॉक्टर फहद। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। और कुछ पेपर को आगे डिस्कस करने से पहले मैं मोहम्मद नज़ीम सरवर साहब का और ज़ीशान हाशमी साहब, रिजवान अली, ये वो लोग जिन्होंने इस फोरम को इनिशिएट करने में एक फर्स्ट स्टेप लिया, और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस फोरम के पर्पस को अचीव करने में इसमें बरकतें डाले और खैर खैरियत से आगे बढ़े। और ये पेपर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये रिसेंटली भी सस्टेनेबिलिटी में आया है, और ये मेरे जो भी वर्किंग पीएचडी के दौरान, ज़ाहिर आपको पता है बहुत से टॉपिक्स को अब जब रिसर्च के पीएचडी की थीसिस के रिसर्च के दौरान कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं जिन पे आप काम नहीं कर पाते, और लेकिन आप उसको फिर पाइपलाइन में लगा देते हैं। उनमें से मैंने जो है ये काम अपना एक पेपर को पब्लिश किया है। और बेसिकली इसमें जो मेरी जो ब्रीफ सा बायो है बिफोर दैट, कि करंटली यहाँ पे मैं चाइना के अंदर गुइलिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के बिजनेस स्कूल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेरी लास्ट नवंबर में हायरिंग हुई थी। और करंटली जो रिसर्च इंटरेस्ट बेसिकली अब मेरा है, जिसमें जो रिसर्च में परसू कर रहा हूँ वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर रिपोर्टिंग, एश्योरेंस या परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट। मेनली जो मेरा फोकस है वो चाइनीज़ मार्केट है, चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि मैंने इसमें लास्ट 6 ईयर्स गुजारे हैं। यहाँ का डाटा, यहाँ की चीज़ें फर्म लेवल पे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ काम करना एज एन बिजनेस स्टूडेंट। और करंट वर्किंग प्रोजेक्ट में मैं 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, करंट CSR एश्योरेंस प्रैक्टिसेस इन चाइना और चाइनीज़ कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी मैंने रिसेंटली बस एक प्रपोजल बनाना भी शुरू किया है। डिस्कशन कॉन्टेक्स्ट को मैंने कोशिश किया है कि बहुत ब्रीफ सा रखा जाए एक एक चीज़ को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले रिसर्च गैप, फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द स्टडी, मेथडोलॉजी, एम्पिरिकल मॉडल क्या यूज़ किए गए, रिजल्ट और मेन फाइंडिंग्स क्या थी, और लिमिटेशंस और फ्यूचर रिसर्च क्या हो सकती है। जो एक बेसिक पेपर का एक मेन जो है, जो पेपर लिखा जाता है, जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे पहले डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो टाइटल है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑफ चाइनीज मल्टीनेशनल्स। मल्टीनेशनल्स मींस वो कंपनीज जो डेफिनेटली चाइना से बाहर हैं, और उनका जो एक्टिविटी है चाइना से बाहर जाने की, उसको इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं। तो जब मैंने प्रायर लिटरेचर देखा था इंटरनेशनलाइजेशन, पहले मैंने जो लिटरेचर देखा था ना वो कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस के ऊपर था, सोशल एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ चाइनीज मल्टीनेशनल चाइनीज फर्म्स। लेकिन जब हम देखते हैं कि जी इसका रिलेशनशिप इंटरनेशनलाइजेशन के साथ क्या है, क्योंकि जो कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रही हैं उनकी सोशल और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, और जो कंपनीज चाइना से बाहर काम कर रही हैं डेफिनेटली उनकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी। तो अगर रिजल्ट्स भी देखे जाएं प्रायर स्टडीज के जो रिसेंटली पब्लिश्ड हुई, उनको जब देखा गया तो उनके कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स थे। कुछ कह रही थी कि जी जो इंटरनेशनलाइजेशन है वो CSR या एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रही है, कुछ कह रही थी नहीं कर रही, या कुछ कह रही थी इनका दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है या इनके अंदर कॉजैलिटी पाई जाती है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, चाइना के अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर फर्दर मैंने देखा थीसिस जो रिसर्च हुई है, करंट रिसर्च थी, उसमें स्टेट को, रोल ऑफ स्टेट यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, इनको डिस्कस नहीं किया गया था कि स्टेट कैसे सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, या जो कंपनी स्टेट ओन्ड है या जो नॉन स्टेट ओन्ड है उनका क्या आपस में उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, यानी उनकी स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं। फिर क्यों बेसिकली जो मैंने बात की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं एसओईज की, नॉन एसओईज की,
फर्म्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करती हैं जब वो इंटरनेशनलाइजेशन जब वो ऑपरेट करती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। तो बेसिकली वो जो अचीव करना चाहती हैं वो लेजिटिमेसी होती है। और इस लेजिटिमेसी को एसओईज, नॉन एसओईज कैसे मेंटेन रखती हैं अपनी परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल सोशल परफॉर्मेंस को और गवर्नेंस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, इन सब लिटरेचर को देखा गया। उसमें जो चीज़ें नज़र आई उनमें से फिर ये देखा गया कि जी एक ऐसी स्टडी बनाई जाए जिसमें एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस जो है उसको भी ऐड किया जाए, और तीनों जो डायमेंशंस हैं ईएसजी, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी की, उनको उन पर इफेक्ट चेक किया जाए कंपनी की इंटरनेशनलाइजेशन का, यानी कि इफेक्ट ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन चेक किया जाए किसके ऊपर, इन तीनों डायमेंशंस के ऊपर, उन कंपनीज के लिए जो स्टेट ओन्ड है और उन कंपनीज के लिए जो नॉन स्टेट ओन्ड है। बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशंस दो तरह से डिवाइड किए गए, फर्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, अदर लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूशन। जो बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ हैं उनमें थ्योरी का बहुत मेजर रोल होता है, और आपकी जो थ्योरी आपने अपने लिटरेचर में यूज़ की होती है पेपर के अंदर, उसकी बेस पे समटाइम पेपर एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये जो थ्योरी पर्टिकुलरली जो इसको सपोर्ट कर रही थी वो लेजिटिमेसी भी थी, स्टेक होल्डर भी थी, और एक करंट थ्योरी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो है स्टेक होल्डर लेजिटिमेसी, कि जो कंपनीज है वो लेजिटिमेट ऑपरेशंस जो अडॉप्ट करती हैं, जो लेजिटिमेट एक्शंस अडॉप्ट करती हैं, वो किसकी वजह से करती हैं, वो स्टेक होल्डर्स के प्रेशर की वजह से करती हैं। इसीलिए जो फॉरेन स्टेक होल्डर है उनके जो प्रेशर्स होते हैं, उस प्रेशर्स को, यानी वो किस तरह जो है कंपनीज यूज करती हैं और वो अडॉप्ट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली, सोशल फ्रेंडली और गवर्नेंस फ्रेंडली स्ट्रेटजीज टू अचीव लेजिटिमेसी। इस चीज़ को इस पेपर के अंदर एक्सप्लेन थ्योरेटिकली भी किया गया विद द हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर लेजिटिमेसी थ्योरी। देन लिटरेचर का कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो ये पेपर जो है वो ऐड कर रहा है लिटरेचर, कॉर्पोरेट सोशल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल बिजनेस लिटरेचर के अंदर। उसके अलावा ये स्टडी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑन ईच डायमेंशन ईएसजी की, जो कि पहले पेपर्स में नहीं हुआ। या तो एनवायरनमेंट पे हुआ, या सोशल पे हुआ, या एनवायरनमेंट सोशल दोनों पे हुआ, और रिजल्ट्स कन्फ्लिक्टिंग थे। तो हमने गवर्नेंस को भी यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि गवर्नेंस का एक मेजर रोल होता है फर्म्स के स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद ये कंपनीज एक जो है वो इफेक्ट ऑफ रोल ऑफ स्टेट इन जो है उसको भी चेक कर रही है कि स्टेट कंपनी ओन्ड कंपनीज, क्योंकि चाइना के अंदर ज्यादा प्रोपोर्शन स्टेट ओन्ड कंपनीज की है, तो स्टेट का इफेक्ट जो है नॉन स्टेट ओन्ड से किस तरह से मुख्तलिफ है, और अगर मुख्तलिफ है तो किस किस डायमेंशन के लिहाज से मुख्तलिफ है, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस तीनों को देखा गया। बेसिकली ये सिंपल एक रिसर्च फ्रेमवर्क है इस जो इस स्टडी का, जिसमें इंटरनेशनलाइजेशन का इफेक्ट चेक किया जा रहा है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस से, और उसके बाद इनका कंपैरेटिव सेकंड हाइपोथेसिस जो जनरेट किए गए हैं, सब हाइपोथेसिस उसमें एसओईज और नॉन एसओईज के साथ भी। अब अगर मेथोडोलॉजी को देखा जाए, जो मैनेजमेंट रिसर्च पेपर्स होते हैं उनमें एक सिंपल मेथोडोलॉजी जो यूज़ की जाती है उसी पैटर्न को मैंने फॉलो किया। सबसे पहले चाइनीज कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में एक लंबी डिस्कशन सच नहीं बनती यहाँ पे, क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इसकी इकोनॉमीज में कंपनीज की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब हमने उन कंपनीज को लिया सबसे पहले जो ए शेयर कंपनीज होती हैं, जो चाइना की 3 डिफरेंट शेयर जो है स्टॉक मार्केट में कंपनी है, ए शेयर कंपनीज, बी शेयर कंपनीज और फॉरेन कंपनीज जो बाहर जिनकी जो बाहर की स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। तो बेसिकली जो पब्लिक कंपनीज हैं इनकी वो दो तरह की हैं, ए शेयर और बी शेयर, और इसमें से भी जो मेन जो शेयर्स होते हैं वो ए शेयर कंपनीज होती हैं, जो प्योरली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती हैं। उन कंपनीज को देखा गया जो कि चाइना की 2 बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर है, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल डेटा सेट 2010 से 18 तक का जो अवेलेबल मैक्सिमम ईयर्स का डेटा था उसको लिया गया, और उसमें उन कंपनीज को जो है वो देखा गया जो कंपनीज जो कंपनीज चाइना से बाहर ऑपरेट कर रही हैं, जो इंटरनेशनलाइज कर चुकी हैं, जिनकी सब्सिडरीज या जिनके ऑपरेशंस चाइना से बाहर हैं, तो टोटल 6,238 फर्म ईयर ऑब्जर्वेशंस यानी अनबैलेंस पैनल डेटा सेट के साथ इस वर्किंग को किया गया। जो बेसिक मेजर डेटा सोर्सेज जो यूज किए गए हैं मेजर वेरिएबल्स के लिए, सबसे पहले इंटरनेशनलाइजेशन के लिए चाइना स्टॉक मार्केट एंड अकाउंटिंग रिसर्च डेटाबेस,
ये यहाँ की सबसे मेन और बड़ी डेटाबेस है। फॉर्म लेवल डेटाबेसिस के लिए एक विंड भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा सोर्सेज हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑफ चाइनीज़ फर्म्स को लिए एक और डेटाबेस है, हेक्सन रैंकिंग्स रेटिंग्स है। ये कंपनी है जो कि चाइना की तमाम फर्म्स की ईयरली नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रेटिंग करती है यूजिंग 5 डिफरेंट जो है वो उसकी डायमेंशंस होती हैं। उन डायमेंशंस की फर्दर जो है सब डायमेंशंस होती हैं, उसमें उनकी रैंकिंग की जाती है। 1 to 100 तक पॉइंट दिए जाते हैं डिफरेंट उनकी रिपोर्ट्स को चेक करके, या नॉन फाइनेंशियल तमाम एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है। और बाकी जितनी अदर नॉन फाइनेंशियल, इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो भी CSMR से ही ली गई है। बेसिक एम्पिरिकल मॉडल पैनल डेटा टेक्निक के साथ जो लीस्ट के डमी वेरिएबल अप्रोच को यूज़ किया गया, GMM और 2SLS को भी यहाँ पे यूज़ किया गया रोबस्टनेस के लिए, और मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस लगाया गया जिसमें डिफरेंट वेरिएबल, डिफरेंट मॉडल्स रिपीट करके उनके वेरिएबल्स को रिप्लेस करके वहाँ पे डाला गया। बेसिक मेजर रिजल्ट्स के ऊपर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल LSDV के ये यानी लीस्ट के डमी वेरिएबल के तहत ये जो रिजल्ट्स हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये जो इंटरनेशनलाइजेशन है इसका इफेक्ट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पे देखा गया है, और ये पॉजिटिवली सिग्निफिकेंट है, शो कर रहा है कि जी जब चाइनीज फर्म्स इंटरनेशनलाइज करती हैं तो उनकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, यानी वो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और इसकी रीजंस भी सिंपल है कि जब कंपनीज, चाइनीज कंपनी यहाँ से बाहर के मुल्क में ऑपरेट करती हैं तो उनके ऊपर एक बर्डन होता है डिफरेंट रेगुलेशंस का, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का, एनवायरमेंटल रिलेटेड स्टेक होल्डर्स का प्रेशर होता है कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शंस को अडॉप्ट करें। उसकी वजह से अल्टीमेटली जब कंपनीज वहाँ जाती हैं तो स्टेक होल्डर प्रेशर की वजह से वो अडॉप्ट करती हैं अपने उन ऑपरेशंस को, जो इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली गवर्नेंस से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है बाहर की कंपनीज का, बाहर की कंट्रीज का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जो फर्म लेवल के लिए है, उसमें स्टेक होल्डर्स का प्रेशर है, उसमें एम्प्लॉयज़ के सोशल एक्टिविटीज़ का प्रेशर है। तो वो सारी चीज़ें गवर्नेंस रिलेटेड जो है वो भी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो एक हमारी स्टडी के जो स्पार्कलिंग टाइप कहना चाहिए, जो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स थे, वो ये थे कि सोशल परफॉर्मेंस नेगेटिवली सपोर्ट, सोशल परफॉर्मेंस डज नॉट फाइंड एनी सपोर्ट हेयर, कि जब कंपनीज इंटरनेशनलाइजेशन करती हैं तो जो कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस है या सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो उनकी स्पेंडिंग है या जो सोशल इन्वेस्टमेंट है उस पर उन्होंने कोई खर्च नहीं किया। इस मीन्स दे कि सोशल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, या जो कंपनीज हैं वो कुछ वजू चाइनीज कंपनीज पर्टिकुलरली जो है वो कुछ वजूहात की बिना पर जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे नहीं करती। ज़्यादातर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जाता है, फोकस किया जाता है, सॉरी। देन फिर इस कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया एसओईज एंड नॉन एसओईज के ऊपर, ठीक है। अब इसमें देखें अगर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन अगर देखा जाए मॉडल 1 और मॉडल 4 में, जहाँ पे एसओईज और नॉन एसओईज को कंपैरिजन करें तो नॉन एसओईज के कोफिशिएंट्स हाई वे शो कर रहा है कि नॉन एसओईज ज़्यादा एफिशिएंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रही हैं और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से उनकी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ज़्यादा है। मल्टीनेशनल्स की बात हो रही है कि जब वो इंटरनेशनलाइज करती हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ अगर देखा जाए गवर्नेंस परफॉर्मेंस के अंदर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉडल 3 और 5 के अंदर गवर्नेंस से रिलेटेड एसओईज और नॉन एसओईज में एसओईज की परफॉर्मेंस बेटर है नॉन एसओईज से। और उसकी रीज़न जो बेसिकली समझ आती है वो ये है कि जो स्टेट ओन्ड कंपनीज होती हैं ये कंट्रोल्ड होती हैं चाइनीज गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं या जो चाइनीज गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनका एक उस पर एक बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है और वो स्ट्रक्चर वाइज उसको कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस पे ये ऐसे कंट्रोल रहता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा है। उसके बाद देखा जाए हमारे पास जो अगेन जो रिजल्ट्स हैं सोशल परफॉर्मेंस के, ना तो एसओई के केस में स्टेट ओन्ड और ना नॉन स्टेट ओन्ड के केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है, अनलेस अगर ये नॉन एसओईज में देखें तो सिग्निफिकेंट नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। इसकी जस्टिफिकेशंस भी लेटर ऑन प्रेजेंट की जाएंगी। अब अगर देखें तो सिमिलर रिजल्ट्स को जीएमएम और 2SLS से यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया गया, और इन रिजल्ट्स को अगर देखें तो सेम वही रिजल्ट्स रिपीट हो रहे हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस और सोशल परफॉर्मेंस के लिहाज से
एनवायरनमेंट और गवर्नेंस परफॉर्मेंस के लिहाज से रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं बहुत केसेस के अंदर, लेकिन आज सोशल भाई सॉरी, परफॉर्मेंस। जी जी मैं आपको ना इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सॉरी, जी। अगर ये जो 2SLS के अंदर जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल टेक्निक यूज की होगी, तो थोड़ा सा हम्म। उसको भी एक्सप्लेन कर देना तो अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा मजा आए। जी जी, यहाँ पे जो GMM जो और 2SLS लगाए गए हैं ना, इसमें एक तो इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल अप्रोच होती है और एक होती है लैग लेके जो अप्रोच जिसमें हम यूज करते हैं इंडिपेंडेंट का, ठीक है, उसको यहाँ पे यूज किया गया। अगर आप देखें, इंटरनल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन। हाँ जी, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट के अप्रोच से यूज किया गया। इसमें उस तरह से वो प्योर इंस्ट्रूमेंट जो कहते हैं ना रियल इंस्ट्रूमेंट, वो यूज नहीं किया गया दोनों केसेस के ठीक है। अंदर, ठीक है। रिजल्ट्स फिर जो है रोबस्ट हैं, कंसिस्टेंट हैं, वैसे ही हैं, लेकिन जो अगेन बात है इस पेपर के अंदर जिसकी वजह से मुझे लगता है पेपर पब्लिश हुआ, वो ये है कि सोशल परफॉर्मेंस जो है डज नॉट फाइंड एनी एसोसिएशन, सिग्निफिकेंट एसोसिएशन जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन के साथ। और उसकी जस्टिफिकेशन के ऊपर रिवीजन हम लोगों ने की भी थी कि वो दे डिमांड रिव्यूअर्स के प्रो जस्टिफिकेशन चाहिए इस चीज़ की। सबसे पहले जो मेन फाइंडिंग है वो यही है कि चाइनीज मल्टीनेशनल परफॉर्म्स बेटर इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस कोर्स, और ये सजेस्ट करता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस हैं, जो स्टेक होल्डर प्रेशर है, उनके साथ डील करने के लिए जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे उनको टैकल किया गया। वो फर्म्स उसको बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही हैं, उस प्रेशर को एक्चुअली ले रही हैं, और उसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ को, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट, एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है नॉन एसओईज जो है आउट परफॉर्म देयर काउंटर पार्ट्स यानी एसओईज इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस। इसकी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न हम लोगों को मिली थी, जो पेपर्स में एक्सप्लेन की गई और जो रियल यहाँ पे जो प्रिवेल भी करती है, उसमें यह है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो एसओईज को बहुत हद तक सपोर्ट करती है, ठीक है। जब वो चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वो उनके जो रिलेशनशिप है ग्लोबल कंपनीज के साथ, ग्लोबल स्टेक होल्डर के साथ, वो उनके एग्रीमेंट्स को, उनके एमओयूज को, उनकी जो एक्सचेंजेस को खुद हैंडल करते हैं। तो एसओईज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता ईएसजी को मेंटेन करने के लिए जितना प्रेशर नॉन एसओईज के ऊपर होता है, क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती पीछे से। उनको जो स्ट्रेटजीज और जो बनानी होती हैं वो अपनी लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए बनानी होती है व्हेन दे ऑपरेट आउटसाइड चाइना। तो इसी वजह से एसओईज जो है वो डज नॉट फाइंड बेटर सपोर्ट ऑफ द रिजल्ट्स के उसकी एसओईज की परफॉर्मेंस ईएसजी की नॉन एसओईज से कम रही है। नेक्स्ट जो बेसिक फाइंडिंग जो है, वी डिड नॉट फाइंड एनी इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑन द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द एसओईज एंड नॉन एसओईज। इसकी आधी बात मैंने आपको बताई। अब मेन बात जो है कि एसओईज इन चाइना कैरी आउट द बर्डन ऑफ द डोमेस्टिक, जो यहाँ पे जो डोमेस्टिक सीएसआर है उसके अंदर चाइनीज एसओईज कंपनी जो है ना उनका बहुत मेजर रोल होता है। फॉर एग्जांपल एसओईज मेनली कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज टैक्स रेवेन्यूज, कैरी आउट द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट and maintain a stable market supply for the local businesses. So it is evident that SOEs have already implemented CSR। वो डोमेस्टिक CSR में इतना इन्वॉल्व होते हैं और जो गवर्नमेंट सपोर्ट उनको मिल रही होती है। सो जब वो अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर ईएसजी का प्रेशर नहीं होता, और वो अपने बाकी चीज़ को मतलब जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्लोबल ऑपरेशंस हैं, उनको जो है एग्रीमेंट्स को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट मर्जर एंड एक्विजिशंस वगैरह करते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली मेन फाइंडिंग्स थी। नाउ लिमिटेशंस जो बेसिक है वो इस पेपर के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टडी है, और अभी भी बहुत ज़्यादा पेपर्स इसके ऊपर नहीं है, तो इस स्टडी को एक अगर रेप्लिकेट किया जा सकता है अदर इमर्जिंग कंट्री कॉन्टेक्स्ट के अंदर। दूसरी बात कि इस रिलेशनशिप के जो अदर मॉडरेटर्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ स्टेट को लिया, नॉन स्टेट उनका कंपैरिजन किया, डिफरेंट मॉडरेटर्स को यूज किया जा सकता है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो होस्ट एंड होम कंट्री की सस्टेनेबल पॉलिसीज का इफेक्ट चेक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अब चाइनीज कंपनीज ये मेरा मतलब अगले एक्टिविटीज में से एक पेपर में से भी मैंने इसका डेटा और इसकी वर्किंग सारी भी करके भी रखी हुई है। होस्ट एंड होम कंट्री की सस्टेनेबल पॉलिसीज का इसमें मैक्रो वेरिएबल्स को यूज किया जा सकता है इफेक्ट यहाँ पे, कि जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जी
ये इंटरनेशनलाइजेशन का इफेक्ट एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस के ऊपर और जो सस्टेनेबल पॉलिसीज हैं होम और होस्ट कंट्री की, होस्ट कंट्री जिस कंट्री में आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, होम कंट्री यानी चाइना, तो चाइना की सस्टेनेबल पॉलिसीज उसका कोई एक मैयर लिया जा सकता है, और इसी तरह जो है जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है उसका, और इसमें एसडीजीज के मैयर पब्लिकली अवेलेबल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, तो उनको वो प्रॉक्सी यूज किया जा सकता है यहाँ पे होस्ट होम कंट्री की सस्टेनेबल पॉलिसीज का इफेक्ट, जो कि ईएसजी परफॉर्मेंस के और यहाँ इंटरनेशनलाइजेशन और इसके दरमियान जो है मॉडरेटर भी यूज किया जा सकता है एज एन इंडिपेंडेंट भी, और ये स्टडी मतलब काउंट की जा सकती है। और लास्टली इंटरनेशनलाइजेशन की डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं, जैसे डेप्थ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन और ब्रेड्थ ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको भी यूज किया जा सकता है, सेपरेट इफेक्ट है इनका, सेपरेट थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस लिटरेचर को देखें तो इंटरनेशनलाइजेशन की फर्दर जो डायमेंशंस हैं जिनको आप डेप्थ और ब्रेथ और उसका सेपरेट इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक 4 लिमिटेशंस हो गई हैं, यही फ्यूचर रिसर्च में भी इस पेपर को या इस तरह की रिलेटेड स्टडीज को एक्सटेंड किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें या जो डिस्कशन करना चाहें वो इंशाल्लाह स्टार्ट करें। फात भाई, मैं सबसे पहले वही बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये जो लिजिटिमेसी, जो स्टेक होल्डर की लिजिटिमेसी है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जो स्टेक होल्डर, जो ग्लोबल स्टेक होल्डर है, वो कैसे चाइनीज कंपनी की पॉलिसीज पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जी जी, और देखें दूसरा, यहाँ लेजिटिमेसी से क्या मुराद होगा? एक पॉलिटिकल साइंस में लेजिटिमेसी जो है वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर की जाती है, तो यहाँ जो पर्टिकुलरली लेजिटिमेसी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? जी जी, बड़ा बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया। थ्योरीज, टाइम की वजह से मैंने थ्योरीज को जरा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूँ। स्टेक होल्डर, ग्लोबल स्टेक होल्डर या का प्रेशर किस तरह से होता है? देखें, जब कंपनीज यहाँ से अपनी सब्सिडरीज ऑपरेट करती हैं ना, लेट्स सपोज चाइनीज कंपनी ऑपरेट करी है अमेरिका के अंदर, अब जब कंपनी वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती है ना, सब्सिडरी भी इस्टेब्लिश की जाती है, तो वो वहाँ पे चाइना की स्टॉक मार्केट में वो कंपनी क्या होगी, वहाँ पे जाके भी लिस्टेड हो जाती है, ठीक है। वहां पे जाके जब उसको लिस्टेड होती है तो उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल, और वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है जितने भी लोग हैं उनका या एक्टिविस्ट हैं वो या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी कंपनीज की एक्टिविटीज पे जैसे ऑपरेशन एस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑपरेशन मतलब एक यूनिट लगाया प्रोडक्शन का, अफ्रीका में लगाया या इवन पाकिस्तान में लगाया। पाकिस्तान में इतना इन्फ्लुएंस नहीं है स्टेक होल्डर का, इतनी एक्टिविस्ट कंपनीज नहीं है, तो वो इनकी एक्टिविटीज पे देखती रहती हैं, उससे इनकी जो मार्केट प्राइस है शेयर की वो इफेक्ट होती है। ये लोग सारा अपना फाइनेंशियली ही देख रहे होते हैं जहां पे लिस्टेड होते हैं, तो वो जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है ना, वो इनको बताता है कि जी इनके जो स्टेक होल्डर है वो किस तरह से इनके एक्टिविटीज पे, यानी इन्वेस्टर्स को चले आप ले लें वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक। इन्वेस्टर्स कैसे उनके प्राइस को कम कर रहे हैं, तो ये स्टेक होल्डर प्रेशर को इस तरह से उसके अंदर काउंट किया जा, मतलब उसका इफेक्ट को देखा जा सकता है, ठीक है। और लेजिटिमेसी जो होती है ना, लेजिटिमेट ऑपरेशन ये होते हैं कि जहां कंपनीज अपनी एक्टिविटीज को ऐसे शो करवाती है कि हमने देखें जी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिख दिया जी हमने अगले 5 साल में ये कंपनीज ने ये जो है ना डोनेशंस देनी है, या ये एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोटेक्शन हमने काम करने हैं, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमने जो है ऐसे सस्टेनेबल ऑपरेशंस लगाने हैं जिसमें जो एनर्जी क्या कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे, या जो एनर्जी को सेव करेंगे, या एनवायरनमेंट को वो ग्रीन एनवायरनमेंट को करेंगे। इस तरह कंपनीज क्या करती हैं, इनकी रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, इनकी रिपोर्ट्स में इस तरह की प्लानिंग शो की जाती है, तो ये इनकी लेजिटिमेट एक्शंस होते हैं। और जो मैयर मैंने यूज किया एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, उन कंपनीज का काम ये होता है कि इनकी रिपोर्ट्स को पढ़ना, उसमें उन्होंने डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाए होते हैं कि क्या कंपनी ने बताया कि अगले 10 साल में इतने पैसे खर्च करेंगे, या पीछे उन्होंने किए भी हैं, और फिर इस तरह से अब अगले प्लान क्या है और पिछले क्या किए हैं, इस तरह से इंडिकेटर्स हैं। इन चीजों पे जब कंपनी वर्किंग करती है और बस लिखती है और बताती है कि मैंने ये करना है और फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करती है, तो लेजिटिमेसी थ्योरी ये कहती है कि ये लेजिटिमेट एक्शंस है जो एक लेजिटिमेसी मेंटेन करने के लिए कि हमारी गुडविल बरकरार रहे, गुड रेपुटेशन रहे, कहीं मार्केट से हम आउट ना हो जाएं इस बिना पर कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है।
या ठीक हम है, सोशल एक्शंस को या सोशल एक्टिविटीज को नहीं ले रहे, कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है। वैसे हम पॉलिटिकल साइंस में इसकी डेफिनेशन अमूमन ये की जाती है कि वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वोटर की परसेप्शन क्या है या टैक्स पेयर की परसेप्शन क्या है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर की परसेप्शन होगी तो वो लेजिटिमेसी होगी कंपनी। एग्जैक्टली, स्टेक होल्डर की परसेप्शन को एक पॉजिटिवली मेंटेन करने के लिए ना कंपनी के परस्पेक्टिव में, तो वो जो एक्शंस लिए जाते हैं वो लेजिटिमेट एक्शंस हैं, वही लेजिटिमेसी थ्योरी बता रही है। एक और क्वेश्चन उसके बाद खाज नवीद साहब से। अच्छा, जी जी। जो एक और क्वेश्चन ये है कि जो आपके सैंपल में जो कंट्रीज वो कंपनीज हैं जो हम्म मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नॉन हम्म स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, तो हम्म। इनके अंदर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं कि जो दूसरे कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, राइट? जी जी, एक्चुअली ये वो चाइनीज पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडरीज, ठीक है, अपने कोई यूनिट्स, अपने ऑपरेशंस और अपनी वर्किंग उन्होंने चाइना से बाहर भी किसी कंट्री बाहर में भी, बनाई हुई है, ठीक है ठीक। ना। तो ये वो वहां से भी कंपनी, इन्फ्लुएंस आ सकता है दूसरे कंट्रीज ऑब्वियसली का। अभी दो कंपनीज होगी ना, एक होगी पेरेंट कंपनी होगी, एक होगी सब्सिडरी कंपनी। लेकिन जो बिल्कुल, इनके अकाउंट्स होते हैं ना, पेरेंट और सब्सिडरी के अलग-अलग भी आते हैं, लेकिन इनके कंपनी जो कंप्लीट जो है ना अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हर साल चाइना में ही आती है, इसलिए डेटा ठीक, लेना इनका इजी होता है। ठीक है, ठीक। जी जी। जी खालिद साहब, आप पूछ सकते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत लेक्चर था और मेरे लिए तो बहुत रेलेवेंट पेपर था। जी तो जी जी। बहुत इंफॉर्मेटिव और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अ, मेरे ख्याल में ये एक बात जहन में आ गई थी, हो सकता है अभी तो पेपर पब्लिश हो गया है, लेकिन आइंदा के लिए कि ये जो आपने वजाहत की है, ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस और नॉन स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की जो परफॉर्मेंसेस है इन्वायरमेंटल लेवल पे और गवर्नेंस लेवल पे, तो इसमें आपने मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हवाले से तो वजाहत कर दी है, लेकिन इनका जो बिहेवियर में यानी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का जो बिहेवियर डिफाइन होता है या नॉन स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का जो डिफाइन होता है ईएसजी के हवाले से, उसमें जो पॉलिटिकल एम्बेडेडनेस का एक फैक्टर होता है कि यानी इनके गवर्नमेंट के बाकायदा जिम्मेदार लोग होते हैं जो कंपनीज के बोर्ड्स पे बैठते हैं और वहाँ पे डिसीजन लेते हैं, तो उनको पहले से लेवरेज हासिल होता है कि वो पॉलिसीज को इफेक्ट कर सके, अपने लिए कुछ ज्यादा पर्सन प्रिविलेजेस ले सके, और उस हवाले से वो कुछ ज्यादा मतलब मैंने पढ़ा है पेपर्स में कि इतना वो हीट नहीं देते इन चीजों को। उस वजह से उनकी पॉलिसीज कुछ और तरह की होती है। जो नॉन स्टेट ओन होती है उन पर अलग से प्रेशर होता है, क्योंकि उनको दो तरह से अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अगर ये पॉलिटिकल इम्पेडेंस वाला फैक्टर उसमें काउंट कर दिया जाए तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा बेहतर अंदाज से मेरे ख्याल में मुमकिन हो सकेगी। अच्छा, जी दूसरी जी जो बिल्कुल। पॉलिसीज के हवाले से आपने कहा कि फ्यूचर रिसर्च में एक ये बात आ सकती है कि मतलब जो होस्ट कंट्री है उनकी जो पॉलिसीज है ईएसजी के हवाले से, वो इन कंपनीज पे क्या इफेक्ट डालती है। तो इस चीज को हम ये इंस्टीट्यूशनल थ्योरी में रीफ्रेम कर सकते हैं कि मतलब सिर्फ पॉलिसी क्यों ही ना ले ले, बल्कि उनकी पूरे वो जो इंस्टीट्यूशनल प्लेथोरा है इस हवाले से उस पूरी चीज को मतलब कर ले और उससे एक वैलिड प्रोपोजिशन बना के तो बंदा उसको फिर कर सकता है। जी सर, पहली ख्वाजा साहब आपकी जो फर्स्ट नवीद भाई पहली जो बात है ना वो बिल्कुल जो है वो बहुत एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव आइडिया है। और अगर आप देखें, आपने भी चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में काम किया है, जो इनका स्टेट, अगर हम स्टेट की बात करते हैं ना चाइनीज रिसर्च पेपर के अंदर, मैंने भी ऐसा देखा था, तो उसमें फिर आप पॉलिटिकल कनेक्शन को लेंगे ना तो वो को रिलेशन एक किस्म की एम्पिरिकली भी आती है और थ्योरेटिकली भी जो यहाँ के रिसर्चर हैं वो कहते हैं और कई पेपर्स ने जो पॉलिटिकल एम्बेडेडनेस की जो या पॉलिटिकल कनेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मली लिखा जाता है, उसकी जो प्रॉक्सी ली है ना वो स्टेट ओन्ड कंपनी भी ली है कि स्टेट ओन्ड कंपनी पॉलिटिकली कनेक्टेड होती ही है, जैसे आपने बोला, ठीक है।
तो अगर हम कहें जी उनका इस तरह का जो आप डाटा बता रहे हैं ना, पॉलिटिकल एम्बेडेडनेस का जो वेरिएबल बता रहे हैं वो भी अवेलेबल ज़रा है कि बोर्ड पे कितने मेंबर गवर्नमेंट की पॉलिटिकल कनेक्शन है, उनकी पॉलिटिकल पोस्ट हैं, वो सारी चीज़ें। और बेहतर बल्कि आपने जो बताया उसमें डिस्कशन में पॉलिटिकल कनेक्शंस की और उसकी एम्बेडेडनेस की बात वो होती ही है। हाँ, थ्योरेटिकली डिस्कस किया जा सकता है। जो सेकंड चीज़ आपने बताई है ना, जो मैं बता रहा था कि सस्टेनेबल पॉलिसीज, होस्ट और होम कंट्री का इफेक्ट जो है ये फर्म की परफॉर्मेंस के ऊपर, ये आइडिया और ये पेपर जो है ना, इसके ऊपर मैंने इनिशियली एक प्रपोजल टाइप बनाया था और एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ही इस पे लगती है। जब हम इसकी बात करेंगे, मैक्रो पॉलिसीज की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको भी पता है कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल थ्योरी रखती है और आपने बहुत अच्छी इसकी जो है इसको जो है पॉइंट आउट किया है और उस पे इस थ्योरी को ही कंटिन्यू किया जा सकता है। बहुत बेहतर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। नदीम बात कर रहा हूँ। जी सर। डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह। अच्छा, आपने बड़ी चीज़ अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने फर्म लेवल की चीज़ें इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि मुझे भी चीज़ें समझ आ रही हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्रेडिट आपको ही जाता है कि आपने अच्छा एक्सप्लेन किया चीज़ों को। और अच्छा, मेरा इस पे एक क्वेश्चन तो नहीं है, एक जस्ट वैसे थोड़ी सी एक मतलब आप कह लें कि कमेंट टाइप ही कह लें। पिछले दिनों मैं इस तरह का थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे मिल्टन फ्रिडमैन, एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है, उनका एक मुझे मिला और उनका ये कहना था, उसके ऊपर आपके अगर कोई कमेंट हो तो, कि उन्होंने कहा था कि कॉरपोरेशंस की जो मेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट ही है, इसके अलावा उनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, उनकी उनकी बात एक दूसरे दूसरे जाविये से। अच्छा अच्छा, मैंने मैंने उनके मैंने जाविये से है। जी हाँ, उनके जाविये से है कि जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है ना, तो लाजमी बात है, जैसा कि ना डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर फाद ने, कि ये भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, लेकिन उनको क्योंकि लेजिटिमेसी चाहिए, तो इस वजह से अपनी स्ट्रेटजीज बदलती हैं। चाहती ये भी प्रॉफिट ही है, तो वो भी इसी एंगल से कह रहे थे कि जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं तो अपनी लेजिटिमेसी के लिए वो लाजमी बात है कि अपने स्ट्रेटजीज चेंज। बिल्कुल नहीं सब, बिल्कुल मैं बिल्कुल ये बात जिशान साहब की ना, इसी को एक स्टेटमेंट बस एक्सटेंड करूंगा इसको थोड़ा सा, एक वो क्या कहते हैं फैक्चुअल, फैक्चुअल तो है ही, मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं साइट करूंगा, साइट करूंगा वैसे वाले से कि अगर आप लिटरेचर देखें ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर आप ईएसजी का लिटरेचर ये शो कर रहा है कि एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस परफॉर्मेंस जो कंपनीज करती हैं या जो सीएसआर करती हैं, वो परफॉर्मेंस भी, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ज्यादा, और इस पे बहुत बड़ा लिटरेचर कन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन इसमें बहुत सा लिटरेचर ये शो कर रहा है कि जी उनका सीएसआर भी बढ़ा है और जो एनवायरमेंट, इवन एनवायरमेंटल रिलेटेड डिस्क्लोजर्स करती हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो वो अल्टीमेटली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़ी है, मार्केट वैल्यू बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो वो बढ़ ही रहा है। रिसर्च तो ये भी शो कर रही है उसके साथ। और इसमें रिवर्स कॉजैलिटी भी है कि जब हाँ, वो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत से परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल केस में तो परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं ना ईएसजी में। लेकिन हम्म। मजेदार स्टडी ये हो जाएगी कि जब हम स्मॉल और मीडियम सेक्टर को देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास हम्म। फाइनेंशियल वीक होती हैं और वो इन्वायरमेंटल और सोशल पॉलिसीज में नहीं जा सकती। और इसी तरह हम्म। हमारे यहाँ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ना एक डुअल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि ये हम्म। पॉसिबल है कि कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहे हो और कुछ सेक्टर नेगेटिव रिलेशन भी शो कर रहे हो। तो आपकी स्टडी जो है अगर रेप्लिकेट की जाए सेक्टर वाइज, तो मुमकिन है कि कुछ सेक्टर में पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स आए, कुछ में नेगेटिव आए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, बिल्कुल 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 बेहतरीन। जी, नदीम भाई आपका इसमें क्वेश्चन चल रहा था। नहीं, मैं भी असल में इसी तरफ आना चाह रहा था कि क्या ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही की जाती है, या ये वाकई एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपने उसको समझ कर ही दिया फिर। जी जी। अच्छा जी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी जरूर जरूर। अ, ये जो सीएसआर की अंडरपिनिंग मुख्तलिफ थ्योरीज है, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल स्टेक होल्डर थ्योरी है।
वो उसी पैरे में है जिसमें जिशान भाई ने बात की है कि मतलब बुनियादी मकसद तो वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन कभी रिसोर्स डिपेंडेंस के लिए और कैपेबिलिटी व्यू को नज़र रखते हुए या कभी लिजिटमेसी व्यू को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ हवालों से वो चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से सामने आ जाती है। लेकिन इसके अगेंस्ट और भी नॉर्मेटिव स्टेक होल्डर थ्योरी भी है, जिसमें यानी बजाते खुद ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा नदीम भाई ने कहा कि ये एक्चुअली वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी एक है मौजूद। और इस हवाले से काफ़ी लिटरेचर अभी डेवलप हो रहा है कि बहुत सारी स्टडीज जो है वो चीज़ों को दोनों एंगल से देख रही होती है, नॉर्मेटिव स्टेक होल्डर थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी और इंस्ट्रूमेंटल स्टेक होल्डर थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी। और उसमें फिर ये प्रेगमेटिक थ्योरी और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है, मुख्तलिफ नाम उसके निकल आए हैं स्टेक होल्डर थ्योरी के। तो ऐसा नहीं है कि बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के नुक्ते नज़र से ही इसको जांचा जा रहा है, ये दूसरा नुक्ते नज़र भी सामने आ रहा है। और वो यानी फिलैंथ्रोपी और इन चीज़ों के हवाले से जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है उसको उसके साथ रिलेट करके, तो वो लिटरेचर में उसका भी काफ़ी कुछ एविडेंस मौजूद है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, थैंक यू दोस्त सर। साहब, अब अभी जब ये प्रेजेंटेशन हो रही थी मुझे याद आया कि तकरीबन एक हफ्ता पहले जो एक्सन मोबिल है, आप जानते होंगे कि बहुत बड़ी फर्म है, उसके वोटर्स जो उसके जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वोटिंग से ना मतलब ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी चेंज करे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बने। ये शॉकिंग न्यूज़ थी पूरे के पूरे ऑयल सेक्टर में, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है ना मतलब फॉसिल फ्यूल्स का यूज और पोल्यूशन वगैरह उसे। और कुछ दिन पहले मतलब मैं कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उसके अंदर जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर न्यू डेवलपमेंट जो ड्राइव्स हैं उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो क्लाइमेट से मुतालिक जो प्रेशर बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ, तो ना सिर्फ जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी हो गया है कि अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करें, बल्कि ओवरऑल डेवलप न्यू ग्रोथ जो है ना मतलब मॉडल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पूरी की पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो उस हवाले से ये जो आपकी स्टडी है मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप बहुत ज़्यादा साइटेशन लेंगे अगले 2-3 सालों में। जी सर। मैं सर एक बात आ रही जो कुछ चीज़ों के हवाले से डिस्कस, जो थ्योरी की बात नवीद साहब कर रहे थे उसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस जो एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा उसमें ये कि मेरे साथ एक और को ऑथर हैं जिनके साथ मैंने भी 2 पेपर पहले किए हैं। उनमें वो न्यूजीलैंड के अंदर मतलब उनकी पोस्ट है सीनियर लेक्चरर की उधर ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, और उनका बहुत एक्सट्रीम किस्म की सीएसआर के अंदर एश्योरेंस में उनकी रिसर्च है। उन्होंने और मैंने भी वैसे ये चीज़ को फील किया जो थ्योरी की बात कर रहे थे कि सीएसआर के अंदर या इसकी जो भी डायमेंशन ले एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस में थ्योरी बेसिकली एक है, वो है लेजिटिमेसी। क्योंकि फर्म जो भी ये काम कर रही है दुनिया के अंदर, कोई ये नहीं कह सकता कि जी हम ये काम कर रहे हैं पैसे कमाए ना कमाए बस हम कर रहे हैं। बेसिकली वो कर ही इसीलिए रहे हैं लेजिटिमेसी स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव, जैसे रणवीर साहब ने बात की है। और एक थ्योरी लिटरेचर में जो लगती है सही, इसके अलावा जब आप पॉलिसीज की बात करते हैं तो वो थ्योरी जो है वो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी है। बाकी वैसे मैं आपको कितना लिटरेचर आप इसमें देख लेंगे जिसमें उन्होंने सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज लगाई हैं, इवन अकाउंटिंग से फाइनेंस की भी थ्योरीज भी लगाई हैं, रिसोर्स डिपेंडेंसी रिसोर्स बेस्ड व्यू भी लगाई है, बहुत सी थ्योरीज को और भी उन्होंने लिटरेचर ने लगाया और पब्लिश्ड है अच्छे जर्नल्स के अंदर। लेकिन जो बेसिकली है वो लेजिटिमेसी और जो है वो इंस्टीट्यूशनल थ्योरी है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी इस फील्ड के अंदर आगे काम करना चाहता है तो इन्हीं दो थ्योरीज के ऊपर लेजिटिमेसी स्टेक होल्डर थ्योरी एक कंबाइन मर्ज भी इस पर पर्सपेक्टिव है और न्यू पेपर्स के अंदर उसको यूज किया गया जो मैंने इसी तरह से यूज किया। और इसी तरह इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, अगर आप किसी पॉलिसी वेरिएबल को आप जब यूज करते हैं तो आप फिर इंस्टीट्यूशनल थ्योरी को मतलब उसमें इम्प्लाई करते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो ये दो थ्योरीज को आप अपने माइंड में रखें अगर आप सीएसआर इसमें काम करते हैं। बाकी नवीद साहब इसी फील्ड में करते हैं, वो भी बेशक बेहतर इसमें बता सकते हैं। थैंक यू। जी सर।
अली सलमान हमें सुन रहे हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में वो कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि उनका जो है ना मतलब स्पीकर अनम्यूट हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी जिशान फ्रेंड्स, जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने आपका प्रोग्राम सुना है। जस्ट जस्ट वांट टू एक्चुअली कंग्रेचुलेट। आई थिंक बहुत अच्छी डिस्कशंस हो रही हैं। सिर्फ एक कमेंट ये था कि मैं यानी जो 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 लैंग्वेज है वो हमें एकेडमिक रखनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जनरलाइज भी करना चाहिए। तो मे बी अगर सबके सब एकेडमिक कम्युनिटी के तो हैं तो फिर तो शायद वो ठीक होगा, लेकिन अगर ऐसे लोग हों कि जो बिल्कुल एकेडमिक टर्म से बाज दफा मुश्किल हो जाती है, तो कहीं कहीं हमें इस्तेमाल करना चाहिए जार्गन के अलावा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। That was just a quick comment. Like otherwise, enjoying the discussion. Please carry on. Thank you. Thank you, sir. जी जिशान भाई। जी मेरे ख्याल में कोई और क्वेश्चन है और इसको ठीक है। मेरे ख्याल में बहुत ही मजेदार डिस्कशन हो गई है तकरीबन हम। नवीद जी हाँ साहब जी, भाई। नवीद भाई जी जरूर। अच्छा जी। असल में एक बात जहन में आ गई। आपने एक कंपनी का हवाला दिया अभी, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन फील्ड में जो काम कर रही है। जी एक्सन। एक्सन मोबाइल है। एक्सन मोबाइल, ठीक जी। जी हाँ अच्छा, जी हाँ। इसमें एक मुख्तलिफ स्टडीज ऐसी है कि जिन्होंने ये बात वो सामने लेके आए हैं कि जो रिसोर्स एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है उन पे इनबिल्ट एक प्रेशर होता है कि वो कम से कम इन्वायरमेंटल सेक्टर में ज्यादा परफॉर्म करे, क्योंकि वो एक रेसिप्रोसिटी का कंसेप्ट होता है कि यानी आप चूंकि माहौल को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी वजह से पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है, तो आपको अपने अर्निंग का ज्यादा पोर्शन जो है ना फिर उसको कैटर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक पहले से मौजूद एक फिनोमिना है जो ज्यादातर वेस्टर्न सोसाइटीज में, वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो लोग एक्टिविस्ट होते हैं, जो सिविल सोसाइटी होती है, वो इसको ज्यादा फोकस कर रही होती है कि आप पे तो ज्यादा जिम्मेदारी है, बाकी लोग करेंगे लेकिन आप ज्यादा करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो चीज अभी इंटरनलाइज हुई होगी, इसीलिए उनके सारे उन्होंने जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने वोट के जरिए से इस चीज को आगे वो लेके आ गए। जी हाँ, और ये बड़ी ना थी शॉकिंग न्यूज सबके लिए, क्योंकि मैं मतलब रेगुलर जो है ना लिसनर हूँ इकोनॉमिस्ट के ना पॉडकास्ट का, तो वो खुद बड़े हैरान हो रहे थे कि इन्वेस्टर्स की तरफ से ये आया है। और दूसरा अच्छा, जो डॉक्टर फहद की जो रिसर्च है ना, इसने जब मैंने इसका टाइटल पढ़ा तो मैं खुद भी मतलब मेरे लिए लाजमी हो गया था, हालांकि मैं सुबह इतना जल्दी नहीं उठता कि मैं इसको सुनूं। उसकी वजह ये थी कि जो लिटरेचर आ रहा है, स्पेशली जो जर्नलिज्म में पब्लिश हो रहा है या जो बाकी जगह, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ना रिटोरिक में और अपनी अपनी वेबसाइट पर और अपनी रिपोर्ट्स में बता देती हैं कि हम ना पॉलिसीज बना रहे हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लेकिन वो करते नहीं है ऐसा। क्योंकि वो कहते हैं कि 2010 में उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारा 2020 का जो प्लान है उसके अंदर ये होगा कि हम अपने मॉडल को ना इस तरह से कर देंगे और हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, और 2020 में आकर उन्होंने 2030 कर दिया। लेकिन इस पर बहुत सारा लिटरेचर आ रहा है, और सस्टेनेबिलिटी में जो ये जो पेपर पब्लिश हुआ है, तो एक मोटिव ये भी होगा कि मतलब व्यूअर्स का कि एक ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो डिबेट क्रिएट हो रही है कि वाकई ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपनी पॉलिसीज चेंज कर रही हैं, और ये सिर्फ रिटोरिक में नहीं है। तो बाकी आपकी बात दुरुस्त है, और यहाँ तक कि जब ये एक्सन मोबिल का अनाउंसमेंट हुई, तो ये जो शेल वगैरह हो गए, इनके भी इन्वेस्टर्स पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। और इवन मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके जो मेंबर इस वक्त 3 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, जो सारे के सारे जो है ना इसी ऑयल एंड गैस सेक्टर से मुताल्लिक हैं। 3 मिलियन इन्वेस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जो ये बात उठा रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एंड गैस सेक्टर की स्पेशली, ये अपनी पॉलिसीज को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। तो जो प्रेशर है वो वेस्टर्न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसके अलावा
ये सिर्फ डेवलप इकोनॉमी से मुतालिक नहीं है, बल्कि यहाँ जो है यूके के अंदर और बाकी जगहों पर ये भी प्रेशर बढ़ रहा है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं किसी डेवलपिंग इकोनॉमी से, तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं आप उसको पहले चेक करें कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और ह्यूमन राइट्स रिलेटेड भी हैं, और एसजीएस उस पर अप्लाई होता है कि नहीं होता, स्पेशली मतलब सोशल और स्पेशली इन्वायरमेंट और सोशल से मुतालिक, क्योंकि गवर्नेंस तो थोड़ा सा मतलब यहाँ भी एक इशू है कि उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो एसएनजी से मुतालिक यहाँ जो सेंसिटिविटी है सिर्फ डेवलप से मुतालिक भी और डेवलपिंग से मुतालिक भी वो जो है ना बढ़ रही है। और जैसा कि डॉक्टर फहद ने कहा कि अगर एक फर्दर रिसर्च इस पर की जाए कि ये देखा जाए कि 2 कंट्रीज हैं और इनमें एक में मतलब कौन से लेवल पर मतलब जो सोशल और इन्वायरमेंट पॉलिसी का लेवल है और दूसरे में कितना है, तो ये भी मैयर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल एक ना वो जो लेजिटिमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन बदलेंगे। सर मैं इसमें एक थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं ना एक्सन मोबाइल्स वगैरह मोबाइल की और डिफरेंट की, जो मैंने जो मेरा 2020 में एक पेपर जो मेरे थीसिस का पेपर था वो पब्लिश किया था कार्बन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर फर्म की इन्वेस्टर परसेप्शन को ही चेक किया गया। मेरे थीसिस का पेपर था एक्चुअली। मेरा थीसिस जो था वो पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट से भी अगर आप देखें, जो कार्बन एमिशंस का सबको ही पता है, तो कार्बन एमिशंस जो कंपनीज करती हैं उन वो कम करने के लिए जो कार्बन मैनेजमेंट प्रैक्टिस है ना कंपनी की, कार्बन रिलेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वो कंपनीज का मैंने मैनुअली डाटा यूएस कंपनीज का S&P 500 कंपनीज का लिया था। उसमें ये एक्सन मोबाइल ज़ाहिर है S&P के अंदर टॉप कंपनीज में थी। तो इसके अलावा उसमें मैंने एनालिसिस ज़ाहिर है वो मेरा थीसिस का था, उसमें मैंने मैनुअली डाटा कलेक्ट किया था को काफ़ी मतलब कोई 4-5 हज़ार मतलब जो है वो ऑब्जर्वेशन इस तरह से करके फिर मेरी कुछ 1500 बनी थी, 1700 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स मैंने देखी थी। उसके अंदर मैंने रिसर्च किया और उसमें से मेरा पेपर ना कार्बन मैनेजमेंट एक जर्नल है SSCI का, उसमें वो पेपर मैंने पब्लिश किया था। उसमें ये इन्वेस्टर की परसेप्शंस को ही मैयर किया गया था, जो इन्वेस्टर रिस्पॉन्स करते हैं फर्म की कार्बन रिलेटेड एक्टिविटीज, क्योंकि कार्बन अब स्पेसिफिक इशू हो गया हुआ है ना पूरी दुनिया का कि जी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, और उसके ऊपर वो थीसिस मैंने मतलब किया था 2019 में, फिर उसको पब्लिश किया था उसका पेपर 2020 में। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना एग्जैक्टली यही बात है, और ये परसेप्शन अफेक्ट भी की है कंपनीज में। थीसिस में मैंने उस तरह से मतलब मेरे पास रियल हाथ से कलेक्टेड डेटा था स्टॉक मार्केट का और इनकी कार्बन एक्टिविटीज का। तो अगर कोई दोस्त जो है ना इस पेपर को पाकिस्तान से मुतालिक भी रेप्लिकेट करना चाहे तो आप उसको हेल्प कीजिएगा हमारे। जी नो प्रॉब्लम जी। तो मेरे ख्याल में हमें कंक्लूड करना चाहिए, नदीम भाई, है ना? जी मेरा ख्याल है क्वेश्चंस भी वो फर्दर कोई नहीं है, और डिस्कशन तो आज खैर हमारे पिछली प्रेजेंटेशन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुई है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ों को, और स्पेशली ज़ीशान भाई आपने और ख्वाजा नवीद साहब आप दोनों ने काफ़ी अच्छा सा पार्टिसिपेट किया। तो मैं फिर आपको ही कहूँगा कि आप ही कंक्लूड कर दें। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा साहब का, डॉक्टर फहद साहब का, कि उन्होंने हमें टाइम दिया और सस्टेनेबिलिटी में उनका पेपर पब्लिश हुआ है, तो ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है क्योंकि इतना अच्छा जर्नल है। और दूसरा ये कि इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिला, इवन कि मेरा ताल्लुक इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी से है और कॉर्पोरेट फाइनेंस मैंने MPhil लेवल पे और MSc लेवल पर पढ़ी थी। लेकिन मतलब मुझे बहुत खुशी हुई है और मेरी ख्वाहिश होगी कि जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं अगर कोई इस पर फर्दर रिसर्च करना चाहता है या रेप्लिकेट करना चाहता है तो डॉक्टर साहब जो है ना उनको सपोर्ट भी करें और पाकिस्तान से मुतालिक भी जो है ना ऐसी स्टडी रेप्लिकेट हो। और मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है हम सब के लिए, क्योंकि हम बतौर टीम के काम कर रहे हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। तो तीसरी ये जो हमारी प्रेजेंटेशन थी वो मुकम्मल हो चुकी, और जो चौथी प्रेजेंटेशन है 1 हफ्ते के बाद वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और बिजनेस से हट के है, और वो जो है ना माइग्रेशन का एक्सपीरियंस और उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसका जो मतलब लोगों की नफ्सियात पे असर और मतलब उससे मुतालिक है, ख़ास तौर पर ये जो पार्टीशन से मुतालिक उससे मुतालिक है। और तो ये सफ़र चलता रहेगा और आप सब दोस्तों का जो है ना जैसे आज आपने पार्टिसिपेट किया, और तो
कि हम टीम के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार बात है कि पाकिस्तान में ये जो डिबेट यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए थी, वो हम दूर दूर, मतलब कोई चाइना में बैठा है, कोई पाकिस्तान में, कोई न्यूजीलैंड में, कोई यूके में, कोई कहीं, हम आपस में इंगेज हो रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल जो डिस्कशन है, डायलॉग है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, हम सब के लिए फ़ायदेमंद। तो मैं जो है इस फोरम की तरफ से डॉक्टर फहद का और आप सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने शिरकत। बहुत शुक्रिया।